हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स। और आज से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से स्टडी कर लिया है तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स, आपको ऑप्टिक्स में सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट जैसे टॉपिक आप स्टडी करना चाहो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में बार बार मिरर फार्मूला पूछा जाता है तो आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, मिरर फार्मूला को ही आप स्टडी करने लग जाते हो। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। और जब भी आप मिरर फार्मूला भी अगर आप एग्ज़ाम में ड्राइव करने लग जाते हो तो आप उसको भी आप क्या कर जाते हो, उस टाइम भूल जाते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने पूरा डीपली स्टडी करना होता है टॉपिक को। पूरा जो भी इसका जो बेसिक चीज़ें होती हैं फिजिक्स में, तो पूरा बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आपको कोई भी डेरिवेशन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने होगी। अगर आप उसको डिटेल में अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर एक एक चैप्टर आप अच्छे से डिटेल से स्टडी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप एग्ज़ाम में कोई भी डेरिवेशन आप भूल जाओगे। भूलते आप तभी हो जब आप क्या करते हो, बीच बीच से टॉपिक उठाते हो और देखते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मुझे ये पढ़ना है, और जस्ट वही टॉपिक आप क्या करने लग जाते हो, स्टडी करने लग जाते हो। उससे क्या होता है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आता ही नहीं है। तो अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझना है, किसी चैप्टर को अगर आपने स्टडी कर रहे हो तो आपको पूरा उसको डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से टॉपिक क्या होगा समझ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा स्टडी कर लिया है और आज से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम लेंस फार्मूला ही हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर लेंस फार्मूला अगर आपने समझना है तो सबसे पहले हमें पूरा डिटेल में रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो +2 क्लास के में तो आपने प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि आप पूरा डिटेल में आप अच्छे से स्टडी करें और अपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें, ताकि आप आगे अच्छे से मार्क्स भी स्कोर कर सकें। ऐसा नहीं है कि बीच से कोई टॉपिक उठाया और उसको आप स्टडी करने लग जाओ और तब समझो कि आपको बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी टॉपिक हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी, बस आपने सिर्फ और सिर्फ डिटेल में इसको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, नाम से पता लग रहा है कि लास्ट जो चैप्टर था वो रिफ्लेक्शन था और आज का जो चैप्टर है वो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमने मीडियम की बात करनी है, ठीक है, कि मीडियम जो मेन जो हमने मीडियम लेने हैं वो मीडियम हमारे पास आपको पता ही है। मीडियम के बारे में एयर ले लेंगे, आप ग्लास ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे मीडियम हैं, लेकिन हम जो मेन जो हम मीडियम यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि एयर है मीडियम, ग्लास है या वाटर है। तो स्टूडेंट्स, जब चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पर क्या है कि हम ये भी बता सकते हैं कि हमें सबको ये मालूम है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन पाथ, वो क्या करती है, ट्रैवल करती है। कैसा पाथ ट्रैवल करती है स्टूडेंट्स, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। ये तब तक ही ट्रू है जब तक जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है। अगर जो लाइट है एयर में ही ट्रैवल कर रही है तो वो कैसा पाथ ट्रैवल कर रही है, वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल कर रही है। अगर ग्लास में ही ट्रैवल कर रही है तब भी वो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वाटर है, अलग अलग मीडियम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है।
जब किसी सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो लाइट कैसा पाथ ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगी। अगर ये जो लाइट है, लाइट रेज है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, अगर लाइट रेज क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं, तो जो लाइट रेज होंगी वो क्या करेंगी? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी या तो बेंड हो जाएगी। जहाँ पर जो हमारे दो मीडियम है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एयर से लाइट ग्लास में एंटर कर रही है, तो जो मीडियम है, जो बाउंड्री है जहाँ एयर और ग्लास, ठीक है, जो बाउंड्री होगी ना जहाँ पर एयर और ग्लास, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से जो लाइट रेज होगी, जहाँ पर बाउंड्री होगी दोनों मीडियम की, वहाँ से जो लाइट रेज होगी वो डायरेक्शन वहाँ से चेंज हो जाएगी, या तो आप बेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि जब लाइट रेज एयर से जा रही है दूसरे मीडियम में, ग्लास में, तो लाइट रेज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब लाइट कहाँ एंटर कर रही है? ग्लास में। जैसे लाइट आपकी एयर से जा रही है और वाटर में एंटर कर रही है, तो आप बता देंगे कि एयर से, जब एयर एक अलग से मीडियम है और वाटर अलग मीडियम है, तो जैसे ही लाइट रेज एयर से कहाँ पर एंटर होगी? वाटर में एंटर होंगी, तो जो लाइट रेज होगी उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आपने बताना है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है? पास हो रही है। जैसे एयर से वाटर में लाइट रेज क्या होंगी? ट्रेवल करेगी लाइट एयर से वाटर की केस में, तो वहाँ पर डायरेक्शन लाइट की क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास हो रही है तो जो लाइट है वो बेंड हो रही है, द बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट बेंड कब होगी? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या होगी? पास होगी। तो उसी को आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब आपको समझ में आ गया है टर्म कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। जब लाइट हमारी एयर से ग्लास में एंटर करेगी, या तो ग्लास से एयर में या तो एयर से ग्लास में, और साथ में रिफ्रैक्शन जब लाइट एंटर कर रही है एयर से वाटर में या तो वाटर से एयर में। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखना है कि जब भी मीडियम चेंज हो रहा है तो वहाँ पर लाइट में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस जब लाइट आपकी एंटर कर रही है वाटर, वाटर एक अलग से मीडियम है, और वाटर से अगर ग्लास में जा रही है तो ग्लास एक दूसरा मीडियम है, तो लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। या तो ग्लास से वाटर में लाइट जा रही है, या तो वाटर से ग्लास में लाइट क्या हो रही है? एंटर हो रही है। तो हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कैमरा होता है, माइक्रोस्कोप होता है, देखें आपने टेलीस्कोप होता है, तो ये भी किसके ऊपर वर्क करते हैं? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही, इनके जो ग्लास लेंस होते हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इजीली वे में अगर अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझना पड़ेगा। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले एक ग्लास स्लैब बनाएंगे। ग्लास स्लैब, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। this is your glass slab। एक रेक्टेंगुलर स्लैब हम ले रहे हैं, ग्लास स्लैब। जैसे ये P पॉइंट है, दिस वन इज Q, ये R और ये S पॉइंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा आपको मैं बता रही हूँ। एक हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर टू मीडियम की हम बात करेंगे। एक मीडियम एयर होगा जिसमें लाइट क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, और लाइट एंटर कहाँ हो रही है? इस ग्लास स्लैब में, दिस वन।
ये हमारे पास क्या है, एक तरह से ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। ऊपर एयर मीडियम है और नीचे ग्लास है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पी क्यू है ये एक तरह से क्या है, एक बाउंड्री है। इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे यहाँ से क्या एंटर हो रहा है, ग्लास एंटर हो रहा है, पी क्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए रे ऑफ लाइट ए ओ, ठीक है, जैसे एक रे ऑफ लाइट आप ले रहे हो और वो कहाँ पर इंसिडेंट कर रही है, ग्लास स्लैब पर। ये ग्लास स्लैब है, इस पर हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे, दिस वन। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ग्लास स्लैब। ये एरो आप बता सकते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये मीडियम अलग से कौन सा मीडियम है, ये एयर मीडियम है, एयर मीडियम। और नीचे कौन सा मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है। दो अलग अलग मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। यहाँ से जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पर फॉल कर रही है स्टूडेंट्स, जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम नाम दे रहे हैं ओ पॉइंट। ग्लास स्लैब पर एक पॉइंट है ओ, उसके ऊपर यहाँ पर लाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जैसे ही यहाँ पर जो लाइट ग्लास के ऊपर यहाँ पर फॉल करेगी तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही लाइट एयर मीडियम से ग्लास में एंटर होगी तो जो लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, दिस वन। डायरेक्शन लाइट की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर एंगल। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में एंटर हुई तो जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी एंटर हो रही है ग्लास के अंदर। आपको समझ में आ रहा है ना पॉइंट, जैसे ये एयर मीडियम था, एयर मीडियम से जैसे ग्लास में एंटर हो रही है लाइट तो क्या हुआ, बिल्कुल सीधी नहीं गई अंदर। ओ पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पर ग्लास स्लैब और जो एयर जो मीडियम है, जब यहाँ पर लाइट एयर मीडियम से कहाँ पर ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल की तो एयर मीडियम अब चेंज हो चुका है, अब ग्लास मीडियम, अब जो लाइट है हमारी एयर से ग्लास में एंटर हो रही है। तो जब भी रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर होगी तो जो लाइट रे है वो बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, बिल्कुल सीधी नहीं गई। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं जो ओ ए पॉइंट है और ओ बी है वो सेम स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो चुका है, कहाँ पर, जो बाउंड्री है बिटवीन टू मीडिया, एक मीडियम एयर था, एयर मीडियम और ग्लास मीडियम, जो बाउंड्री बन रही है इन दोनों के बीच में, वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया है कि लाइट यहाँ पर बेंड हो गई है, बेंड। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल स्ट्रेट पास नहीं हुई। अगर स्ट्रेट होती तो यूं करके डायग्राम ऐसे बनता। तो अब मीडियम चेंज हो गया है तो लाइट रेज हमारी बेंड हो चुकी है। तो आपने बता देना है कि ठीक है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, मीडिया मतलब एक एयर मीडियम है और दूसरा ग्लास मीडियम है, दोनों में ए ओ पॉइंट पर। तो आपने बता देना है कि दिस वन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने बता दिया कि जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है तो ए ओ है आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और ओ बी है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। तो हमने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर। तो नॉर्मल ये हमारे पास एन पॉइंट है और दिस इज योर एन डैश पॉइंट, एन डैश पॉइंट। तो आपने बता देना है यहाँ पर
तो नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे आप, जो एंगल होगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपने पहले भी किया है रिफ्लेक्शन के केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता देंगे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और AON दिस इज योर एंगल, एंगल AON दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। और वैसे द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर N डैश OB दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन को आप स्मॉल r से नोट यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपने ये भी नोट करना है स्टूडेंट्स कि जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था, जब हमने किस में किया था, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन है। जब हमने पीछे टॉपिक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हमने यही स्टडी किया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, ये आपने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा या वो इक्वल नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, या तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल होगा या तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लार्ज भी हो सकता है। किसके कंपैरिजन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस केस में आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्मॉल है। तो अब आपके पास ये आपको क्लियर हो गया है कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि क्या कारण है कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पीड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में जब हम स्टडी करते हैं स्पीड ऑफ लाइट तो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। उसी तरह मैंने बताया कि हम यहाँ पर 3 मीडियम को ज़्यादा हम स्टडी करेंगे, एयर, ग्लास और वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में जो स्पीड है लाइट की उसकी वैल्यू है यहाँ पर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ग्लास में जो स्पीड है लाइट की वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पीड जो लाइट की एयर में है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वैसे ही वाटर में है। तो यहाँ से आपको क्लियर ये हो रहा है कि जो स्पीड है लाइट की वो एयर में अलग है, वाटर में अलग है, ग्लास में अलग है। क्योंकि जो एयर है वहाँ पर जो स्पीड है लाइट की वो ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा ही है 2.25 से और 2 से। तो आपको पता ही लग रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में और वाटर के कंपैरिजन में। तो लाइट फास्ट कहाँ ट्रैवल कर रही है, एयर में। लाइट ट्रैवल फास्टर इन एयर, फास्ट कहाँ ट्रैवल कर रही है लाइट, एयर में। और ग्लास में इसके कंपैरिजन में लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, स्लो। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है। तो रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन 2 मीडियम। जो दोनों जो मीडियम है एयर और ग्लास, अभी ये आपने एयर लिया था और ये आपने ग्लास लिया था, तो दोनों में स्पीड, लाइट की स्पीड क्या है, अलग अलग है। एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है
और यही स्पीड ग्लास में जब लाइट रेज हमारी एंटर हो गई है ग्लास में तो यही स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर हो रही है तो स्पीड क्या आ रही है, डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट आ रही है। तो जब लाइट हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब चेंज होगा स्पीड में तो इसकी वजह से ही रिफ्रैक्शन होगा। द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की लाइट में चेंज होना ही एक कॉज है रिफ्रैक्शन का। किस मीडियम में क्या हो रहा है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जब लाइट, तो रिफ्रैक्शन कब कब होगा, जब लाइट हमारी एयर से ग्लास में एंटर करेगी। तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में अलग है और ग्लास में अलग है, और साथ में जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, जब लाइट हमारी एयर से ग्लास में एंटर हो रही है तो स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या तो आप बता सकते हैं कुछ भी बेंड होगी, क्योंकि दोनों मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको यही बताना था कि रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो रहा है। ठीक है, अब कुछ जो टर्म्स हैं रिफ्रैक्शन के केस में वो आपने स्टडी करनी है, जैसे ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे ये भी आप बोल सकते हो कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम की जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है हमारी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मीडियम होते हैं, एयर होता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मीडियम जहाँ पर लाइट क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है। तो ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स के जो मीडियम होंगे उनका डिफरेंट टाइप्स की क्या होगा, ऑप्टिकल एक डेंसिटी होगी, हर एक मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होगी, आपको पता ही है। और जो ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट नाम से पता लग रहा है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल, ऐसे सब्सटेंस जिनमें लाइट ट्रेवल करती है। या तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट द लाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। या तो ऐसे बता दो आप कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने में से पास होने दे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। इफ द ऑब्जेक्ट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इटसेल्फ, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने में से पास होने दे, ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट जो मीडियम है उनका डिफरेंट क्या है, डेंसिटी है। तो ऐसे मीडियम जहाँ पर स्पीड लाइट की ज़्यादा हो, देखेंगे ध्यान से सुनेंगे, ऐसे मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा हो उनको बोलेंगे आप ऑप्टिकल रेयर मीडियम। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आपको पता लग गया है कि एक एयर है, यहाँ पर हम एयर ले रहे हैं, फिर ग्लास ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, जहाँ पर लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, उन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं, मीडियम कह रहे हैं। लेकिन मीडियम, कुछ मीडियम ऐसे होंगे जहाँ पर जो लाइट की स्पीड है बहुत ज़्यादा है, उनको बोलेंगे ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और ऐसे मीडियम जिनमें स्पीड की लाइट कम है उनको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो अभी आपने देखा कि स्पीड, ठीक है, जहाँ पर स्पीड की लाइट ज़्यादा है उनको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जहाँ पर लाइट की स्पीड कम है उन सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एयर, जैसे एयर और वाटर का कंपैरिजन हम करते हैं, तो देखो एयर में स्पीड ज़्यादा है और वाटर में
कम है तो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम क्या होगा, एयर क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एयर से लाइट कहाँ गई, वाटर में। वाटर में स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम होगी वो कैसा होगा, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पर जिसकी स्पीड कम है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। अगर मैं अगर मैं एयर और ग्लास का कंपैरिजन करूँ दोबारा, एयर की स्पीड 3, ग्लास की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड लाइट की ज़्यादा है, एयर ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, ग्लास में कम है, तो दिस इज योर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अगर ग्लास से एयर में जा रही है कि एयर से ग्लास में जा रही है तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि लाइट हमारी बेंड कैसे होगी। अगर हमारी रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो कैसे बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब नॉर्मल आपको पता ही है कि ये वो पॉइंट होगा जो बाउंड्री होगी, वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ से हमें पता लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि जब भी कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल बन रहा है वो लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम हो गया जिसमें स्पीड लाइट की कम है और कम से वो ज़्यादा में जा रहा है, जैसे ग्लास है, ग्लास से लाइट कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, तो ग्लास में स्पीड क्या थी, कम थी, एयर में ज़्यादा है। जब स्पीड कम है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो वो जो लाइट है इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो नॉर्मल जो पॉइंट होगा उससे वो लाइट रेज कैसे जाएंगी, दूर जाएंगी। अभी यहाँ से आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको ऑप्टिकल रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में अब पता लग गया है कि रेयरर मीडियम जहाँ पर स्पीड, ऐसा मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसको ऑप्टिकल रेयरर मीडियम कहेंगे, और ऐसा मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड कम है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आप कहोगे। तो सबसे पहले केस 1 है कि जब लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो अभी आपने डायग्राम बनाना है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है तो ये हमारे पास ये डायग्राम, आप एक ग्लास स्लैब है, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। A ray of light AO, this one is going from air। एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, और कहाँ पर जा रही है, ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये बाउंड्री है दोनों मीडियम की। तो दिस वन, ये आपको पता है इंसिडेंट रे, एयर है, स्पीड लाइट की ज़्यादा है तो इसको हम रेयरर मीडियम भी कह सकते हैं, रेयरर मीडियम। तो ये आपको पता है, दिस वन इज नॉर्मल, ये बाउंड्री है, और यहाँ से ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पर एयर है, दिस वन इज योर ग्लास। जब लाइट यहाँ पर एंटर होगी, ग्लास में एंटर होगी, तो आपको पता है एयर कैसा है, एक रेयरर मीडियम है, और ग्लास कैसा है, एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। क्योंकि ग्लास में जो स्पीड ऑफ जो लाइट है
वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एयर में यही स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आपको पता ही है, क्योंकि जहाँ पर स्पीड लाइट की ज़्यादा होगी वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, जहाँ स्पीड कम होगी लाइट की वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। तो नॉर्मल के साथ यहाँ पर जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंगल बनाएगी उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं आई। तो यहाँ पर जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब जाएगी तो यहाँ पर आपको पता है कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो जो लाइट जो हमारी बेंड होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ज़्यादा, ऐसे करके। ये आपके पास ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी जब रेयर टू डेंसर मीडियम हमारी लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आपको पता ही है नॉर्मल है। तो जो लाइट रेज हैं, ठीक है, जब भी लाइट रेज एयर से ग्लास में एंटर होगी तो ये कहाँ की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलर होगा देन एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर क्या होगा, कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और रिफ्रैक्शन एंगल छोटा होगा। और आपको ये भी मालूम है, ये चाहे आप यहाँ पर ग्लास ले लो या फिर आप वाटर भी ले सकते हो। अगर एयर से वाटर में लाइट जाएगी तो फिर सेम फिगर बनेगा, क्योंकि एयर में स्पीड की लाइट ज़्यादा है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाएगी तो हमेशा जो रिफ्रैक्शन होगा, जो लाइट रेज होगी वो हमारी नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। तो नेक्स्ट जो केस है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब जरूरी नहीं है कि जो लाइट है वो एयर से वाटर में जा रही है या तो एयर से ग्लास में जा रही है, इसके अपोजिट भी हो सकता है। अगर ग्लास है, ग्लास से एयर में भी जा सकती है, वाटर है, वाटर से एयर में भी आ सकती है लाइट। तो बनाएंगे दोबारा से एक ग्लास स्लैब बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब, दिस वन ग्लास स्लैब है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, अब आपको मालूम है कि ये हमारे पास एक अलग से क्या है, ये ग्लास है। और ग्लास आपको पता ही है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट यही है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर लाइट क्या कर रही है स्टूडेंट्स, ट्रेवल कर रही है। तो आपको पता ही है कि जब सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ पर कवर करेगी। जब ग्लास में AO, अगेन a ray of light AO is going this one is A point, और यहाँ पर ये बाउंड्री है, एयर से कहाँ जा रही है लाइट रेज, इस ग्लास से एयर में जा रही है। ये नॉर्मल है NO N', ये बाउंड्री है, ये ग्लास। और यहाँ से अब लाइट हमारी कहाँ एंटर कर रही है स्टूडेंट्स, एयर में। जब ग्लास से एयर में लाइट एंटर करेगी तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ये कैसा मीडियम था, ये ग्लास डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है। ग्लास से एयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है। तो आपने बताना है इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रेज है ऐसे ही नहीं जाएगी बिल्कुल, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल पॉइंट है। तो जो लाइट रेज है वो यूं करके बेंड हो जाएगी,
इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस पॉइंट से ये आपके पास आर एंगल बनेगा एंड दिस इज योर एंगल आई, ये आर। दिस वन ओ बी, ये रिफ्रैक्टेड रे, एयर है, रेयरर मीडियम। अगर वाटर है, वाटर में भी सेम यही रहेगा प्रोसेस। यहाँ पर दिस वन, ये वाटर है। अगर वाटर है, वाटर में जब लाइट ट्रेवल कर रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस इज योर नॉर्मल। वाटर से एयर में लाइट जा रही है, इट बेंड अवे, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बनेगा। ये थोड़ा डायग्राम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी लाइट रेज। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको ये पूरा क्लियर हो गया है कि कैसे आपने इसको स्टडी करना है। अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब। अगर कोई लाइट रेज है जो बिल्कुल नॉर्मली किसके ऊपर फॉल कर रही है, कोई ग्लास है उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलरली लाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो एक ग्लास स्लैब बना लीजिए आप यहाँ पर भी। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के ऊपर अब आपको पता ही है ये दिस वन इज एयर, ये ग्लास है और ये बाहर एयर मीडियम है। अगर जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो ग्लास स्लैब के ऊपर बिल्कुल नॉर्मली फॉल कर रही है, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी फॉल करेगी लाइट रेज ग्लास स्लैब के ऊपर, वाटर के ऊपर, किसी भी मीडियम के ऊपर, अगर लाइट रेज कैसे फॉल करेगी, बिल्कुल नॉर्मली परपेंडिकुलर अगर लाइट रेज फॉल कर रही है तो उस केस में क्या होगा, तो जो ये रे ऑफ लाइट है दिस वन, ये ए है ए, और यहाँ पर ओ आपको मालूम है ये बाउंड्री है, यहाँ से ग्लास मीडियम आप में एंटर हो रही है लाइट। अगेन यहाँ पर ये बाउंड्री है और यहाँ से दोबारा लाइट रेज कहाँ जा रही हैं, एयर में एंटर कर रही है। तो आपको पता लग गया है कि जब एयर से ग्लास में जो लाइट है बिल्कुल नॉर्मली क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो उस केस में आपने बता देना है। तो जो लाइट रेज जो ग्लास स्लैब में एंटर होगी वो कोई भी लाइट रेज क्या नहीं होगी, बेंड नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही जो लाइट रेज ग्लास से बाहर भी आ रही है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पाथ क्या करेगी, वो एक ट्रेवल करेगी। जब लाइट रेज कैसे फॉल करेगी ग्लास स्लैब के ऊपर, परपेंडिकुलर नॉर्मली 90 डिग्री। नॉर्मली जब भी लाइट रेज किसी ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल करेगी तो वो क्या करेगी, बिल्कुल इस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होगी कि लाइट रेज ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है लाइट रेज की, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट जाएगी लाइट ए ओ बी सी, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रेज है बिल्कुल इट विल गोज नॉर्मल टू द सरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0। जब भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के ऊपर या वाटर है, ग्लास है, उसके ऊपर नॉर्मली
लाइट रेज फॉल कर रही हैं तो वहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड नहीं होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। अगर वाटर है तो वाटर में बिल्कुल वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने रिफ्रैक्शन को अगर आपने डिटेल में स्टडी करना है। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास कि जो स्पीड है एयर में लाइट की जो स्पीड है डिवाइडेड बाय और मीडियम में कितनी होगी लाइट की स्पीड। दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये आप बता देंगे, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, c/v स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि जब भी लाइट रेज एयर से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट रेज क्या हो रही है, बेंड हो रही है। कुछ मीडियम में लाइट रेज ज़्यादा बेंड होती है, कुछ में कम बेंड होती है। तो जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है वो यही बताएगा कि जो कितनी किसी मीडियम की कितनी एबिलिटी है लाइट को बेंड करवाने की। ग्लास है, ग्लास में कितनी लाइट बेंड होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा, ये किसी मीडियम की एबिलिटी को बताएगा कि कितना वो लाइट को क्या करेगा, बेंड करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कि किसी मीडियम में लाइट कितनी बेंड हो रही है, उसी को ये क्या बताएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अगर ग्लास की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी, ग्लास की ज़्यादा आ रही है वाटर से, तो जैसे ही लाइट रेज एयर से ग्लास में एंटर होगी तो वहाँ पर लाइट रेज ज़्यादा बेंड होगी। मैं बता रही हूँ ना कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है ग्लास की मान लो ज़्यादा है, मान लो नहीं वो ज़्यादा ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो वैल्यू है ग्लास की वो ज़्यादा है वाटर से, तो जो लाइट रेज जब ग्लास में एंटर करेगी तो वो ज़्यादा बेंड होती है एज कंपेयर टू वाटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने बता दिया स्मॉल n से आपने रिप्रेजेंट करना है। तो n क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अब आपने बता देना है कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आपको पता है n से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास की बात हो रही है तो मीडियम यहाँ ग्लास है, तो आपने n से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c और v, एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 3/2 = 1.5। तो जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है स्टूडेंट्स, 1.5। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो उसी तरह ही डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अलग अलग सब्सटेंस होते हैं
कि जिसका रिफ्रैक्टिव पॉइंट आप निकाल सकते हो, डायमंड का निकाल सकते हो, और साथ में एक क्राउन ग्लास का निकाल सकते हो, बेंजीन का निकाल सकते हो, केरोसिन का निकाल सकते हो, वाटर का निकाल सकते हो। तो सभी का अलग अलग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। जो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है ये है ग्लास की, और जो वाटर की है वो 1.3 है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि 1.3 ये किसकी है, वाटर की। तो ग्लास की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जो लाइट रेज एयर से ग्लास में एंटर होगी वो ज़्यादा बेंड होगी। जब एयर से ग्लास में लाइट रेज क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, तो वो ज़्यादा बेंड होगी, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। जब एयर से वाटर में लाइट एंटर हो रही है तो वो कम बेंड होगी एज कंपेयर टू ग्लास से। तो ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से यही बता रहा है कि किसी मीडियम की लाइट को बेंड करने की कितनी एबिलिटी है। यही हम किससे सीख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आपने और भी इसमें आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ डिटेल में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जैसे कोई मीडियम है हमारे पास, अगर कोई मीडियम है, इफ़ मीडियम 1, कोई मीडियम 1 है, एयर ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 and medium 2 has refractive index N2। तो अगर एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फर्स्ट जो मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका N1 होगा, और सेकंड जो मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर N2 होगा, तो आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखेंगे N2 डिवाइडेड बाय N1, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1N2, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1N2। ये 1N2 का मतलब क्या है, इज द 1N, दिस वन 1N और 2 इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, 1N2 इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो N2 है इसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है और N1 डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और N2 आप ऐसे लिख देंगे। तो आपने इसको भी अभी से इसको दिमाग में डालेंगे कि ये जो नीचे वाली जो टर्म है ये न्यूमरेटर में चली जाती है, और ये N1 इस टर्म में आपने लिखना है। और N आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो आपने बता देना है। अगर N1 की बात हम कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वैसे ही सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों को जब डिवाइड करेंगे N2 डिवाइडेड बाय N1, तो आपके पास V1 डिवाइडेड बाय V2 आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लॉ है वो आपने पहले भी स्टडी किया है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अब आपने डायग्राम आपने बता दिया है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, और नॉर्मल ये बिल्कुल सेम प्लेन में लाई करेंगे। दे ऑल आर को प्लेनर। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
लाई इन द सेम प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। और सेकंड जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में एक रिलेशन को बताता है स्नेल्स लॉ। तो उसमें आपने क्या करना है, स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि जो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन को बताता है स्नेल्स। तो स्नेल्स लॉ, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये कांस्टेंट के बराबर होगी। और ये जो कांस्टेंट होगा इसी को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है ऑफ सेकंड मीडियम। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंसिडेंट रे होगी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, जैसे आपने 1 N2 की हमने बात की, यहाँ पर जो N2 है, यहाँ पर N2 में जो सेकंड जो मीडियम है रिफ्रैक्टिव, ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है। सेकंड जो मीडियम है, सेकंड मीडियम, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है। जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जो एयर से जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, जहां पर रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और जो सेकंड जो मीडियम है वहां पर क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है, ये अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है कि आपने क्या लिखना है, N2 डिवाइडेड बाय N1, जो सेकंड जो मीडियम होगा जिसमें जो रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हम इसको स्नेल्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन ऑफ R, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1N2, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जहां पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। जैसे ये हमारे पास जो फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट है, ये मीडियम, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। और ये सेकंड जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन I अपॉन साइन ऑफ R, इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, तो पहले जो सेकंड मीडियम होगा उसको N2, इस टर्म को N2 को पहले हम लिखते हैं सेकंड मीडियम N2 डिवाइडेड बाय N1, ऐसे हम लिखेंगे। और यही हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, N1 साइन ऑफ I इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ R। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक पहले आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने रिफ्रैक्शन को अच्छे से स्टडी करना है तो पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। ओके।